प्यारे बच्चों, जैसा कि हम ये सीरीज शुरू कर चुके थे और हमने सबसे पहले क्लास 10th की साइंस से शुरू करा है और हिंदी मीडियम हम शुरू कर चुके थे। अब जो जैसा कि मैंने बोला था आपको, इंग्लिश मीडियम के वर्जन में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में अपना चैप्टर वही शुरू, थोड़ी सी जनरल जानकारी दे रखी है, वो हिंदी मीडियम वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर की सेम क्लास है ये इंग्लिश मीडियम में, तो मैं ज़्यादा टाइम ख़राब करूँगा नहीं इस पर, अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपना चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस के बारे में, इक्वेशन के बारे में। अच्छा, एक अच्छी सी लाइन दे रखी है, फैक्ट आर नॉट साइंस, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। यानी साइंस जब आप पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ फैक्ट्स नहीं चलते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चलते हैं। फैक्ट्स पे बेस हम हिस्ट्री या फिर हम ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में फैक्ट्स पढ़ते हैं। यहाँ कोई फैक्ट्स का नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेस है सारे, यूनिवर्सल जो ट्रूथ है उसी के आधार पे अपन चलते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने चैप्टर में, शुरू करते हैं। मैं आपको रीड खुद को करना है। और एक चीज़ मैं फिर वापस से आपको बता देता हूँ, दिस चैप्टर इज एज इम्पोर्टेंट बोर्ड स्टूडेंट एज वेल एज कंपिटिटर्स, यानी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस सभी सब्जेक्ट में पूछी जाती है और जनरल साइंस में 9th और 10th की साइंस हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इससे पहले कि आपको वो 9th-10th में जनरल साइंस के सभी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम 9th की सीरीज़ और 10th की सीरीज़ दोनों कंप्लीट करवाएंगे। अब जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए है, और आजकल छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, स्मॉल क्वेश्चन 1 मार्क्स के, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। वन लाइन आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बढ़ते हैं इसकी तरफ आगे, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। शुरू करें उससे पहले आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, गवर्नमेंट स्कूल के वो बच्चे जिनके पास अभी फैकल्टी टीचर नहीं है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, उसके लिए मैं स्पेशली डेडिकेट होकर बना रहा हूँ, और भी अन्य बच्चे जिन्हें इनकी ज़रूरत है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शुरू में जो आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन इज अबाउट केमिकल एंड फिजिकल चेंज। इन लास्ट क्लासेज आपने पढ़ा है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसके अंदर किसी मैटर का या सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है, जबकि फिजिकल चेंज में वो चीज़ नहीं होती है, वो नेचर वही रहता है। जैसे कि अपन बात करें एज ए वाटर कैन बी कन्वर्ट इनटू वेपर बाय हीटिंग, और वाटर कैन बी कन्वर्ट इनटू आइस बाय फ्रीजिंग। यानी वाटर को हम कोई से भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, पर वाटर तो वाटर ही है ना, उसका फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा। आप H2O को आप कन्वर्ट कर सकते हो कहीं पे भी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि H2O का नेचर चेंज हो गया। आप इससे चाहे आइस बनाओ चाहे आप इसकी वेपर बनाओ, रहेगा H2O। तो इसमें अपने स्टेट चेंज करी और आप रिवर्सली वापस से उसी स्टेज में वापस जा सकते हो, इसको बोलते हैं पर फिजिकल चेंज। ठीक है, पीसी। और इसी तरह से एक होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ही चेंज हो जाता है, उसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि आप एक पेपर है, पेपर को आप क्या करते हो, जलाते हो। पेपर को जलाते हो तो पेपर को जब आपने जलाया तो पेपर की क्या बन जाती है, एस। ठीक है, एस, क्योंकि जलाने के बाद में एस बन गई। अच्छा, अब आप एस से वापस से पेपर प्राप्त कर सकते हो क्या, उसको गेन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। पर अगर मैं बोलूँ आप एक पेपर को फाड़ दो, उसको कट कर दो, तो भी पेपर को वापस से आप गेन कर सकते हो, क्योंकि वो चिपका भी सकते हो, पर वैसे पेपर का नेचर वही बचा हुआ है जो पहले था। तो यानी इस चैप्टर में अपन ऐसे चेंज पढ़ेंगे, केमिकल चेंज, जिसमें उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा
उसका नेचर चेंज हो जाएगा। और जब केमिकल चेंज अपन पढ़ रहे हैं तो आपने पिछली क्लासेस में देखा है 9th क्लास में एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर और एटमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वहाँ आपने 2-3 चीज़ें सीखी है जो आपके यहाँ बहुत काम आने वाली है। एक तो आपने वहाँ एलिमेंट्स के नेम पढ़े हैं, ठीक है, नेम ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। यहाँ से आपने 30 तक के तो मिनिमम याद कर ही रखे होंगे, अगर नहीं कर रखे हैं तो 30 तक तो आप मिनिमम याद कर लो। उसके बाद में आपने उसका एटॉमिक नंबर पढ़ा है, उसके बाद में आपने उसकी वैलेंसी निकालना सीखा है, और वैलेंसी के बाद में आपने उसका केमिकल फार्मूला बनाना सीखा है। जैसे कि मेरे को एक केमिकल फार्मूला बनाना हो, मान लो कि मेरे को NaCl सोडियम क्लोराइड, नमक सोल्ट होता है, उसका फार्मूला बनाना, तो मैं उसका फार्मूला कैसे बनाऊंगा? तो मैं सबसे पहले लिखूंगा सोडियम, ठीक है, यहाँ लिखूंगा क्लोरीन। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा Na। अच्छा, 1 से मल्टीप्लाई होने पे 1 बचेगा, Cl को भी 1 से मल्टीप्लाई NaCl, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये हम पहली क्लासों में सीख चुके हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना इसमें, तो मैं आपको ये क्लास वापस से आपको बता दूंगा सारी। ये आउट ऑफ सिलेबस है पर मैं इस चीज़ को सारी को कवर करवा दूंगा ताकि आपकी बेसिक्स अच्छी बन जाए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो देखते हैं अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या है, ठीक है। देखो, शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, इस इंट्रोडक्शन को आप रीड कर लेना, बहुत ईजी है। आपको बता रखा है कि केमिकल चेंज वगैरह क्या होते हैं। यहाँ से आपकी एक्टिविटी नंबर फर्स्ट शुरू होती है और एक्टिविटी फर्स्ट अच्छी एक्टिविटी है। देखिए, इसमें आपको क्या दिखा रखा है, इस एक्टिविटी में आपको दिखा रखा है कि आप मैग्नीशियम एक प्रकार का एलिमेंट है, उसको लेते हो और जब आप जलाते हो, अच्छा जलाओगे कैसे? बर्नर की सहायता से। ये बर्नर जलाने के लिए लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये टोंग है, इसको पकड़ा आपने और मैग्नीशियम रिबन को जला दिया। जैसे ही जलाओगे तो इसकी एस बनेगी और ये एक कांच की प्लेट होती है, जैसे वॉच ग्लास बोला जाता है, इसमें जाके इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना? क्योंकि आपने जलाया क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जब आपने जलाया, साथ में कौन सी गैस ली है, ऑक्सीजन, क्योंकि जलाने के लिए या कौन सी गैस रिक्वायर होती है, O2, ऑक्सीजन, और जलाओगे तो क्या बन जाएगा, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन होगी। तो हम इन्हीं रिएक्शंस को सीखेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, राइट डाउन कैसे करेंगे। द रिएक्शंस वी आर डन इन लैब्स व्हाट व्हेनेवर वी राइट डाउन इन आवर नोटबुक, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक तो ये आप डायग्राम का ध्यान रखना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कभी कभी पूछा हुआ है, तो डायग्राम बनाने के लिए बोले तो बोर्ड के हिसाब से आप ध्यान रखना, ठीक है। मैग्नीशियम एस का रंग कलर कैसा होता है, वाइट होता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्लैक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने मैग्नीशियम रिबन के बारे में बता रखा है। इसमें आप जब यहाँ पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये सारा मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन के बारे में लिख रखा है। जब हम आगे चलते हैं तो एक्टिविटी 2 दे रखी है, एक्टिविटी 2, 3 कुछ ऐसे। तो इसमें आपको क्या दिखा रखा है, जब आप एक कोनिकल फ्लास्क लेते हो, क्योंकि इसकी शेप कोनिकल जैसी इसलिए इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। जब इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे और इसके अंदर आप जिंक डालोगे तो इससे पहले आपको क्या कर देना है, इसको एक कॉर्क से बंद कर देना है, ये सील लगा दोगे, इसको बंद कर दोगे, रबर का होता है, और इसमें ग्लास ट्यूब लगा दोगे। जैसे इसमें जिंक डालोगे, इसके अंदर एक गैस बनेगी जिस गैस का नेम होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी और हाइड्रोजन गैस को अगर आपको टेस्ट करना है तो इसके सामने आप जलती हुई क्या लेके जाओगे, एक मोमबत्ती लेके जाओगे, और मोमबत्ती की जो नॉइज़ होगी उसको पॉप साउंड बोलते हैं, पॉप साउंड, फट फट के साउंड के साथ ये जलती है, ठीक है। यदि जब कोई रिएक्शन होगी तो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है,
यानी कोई रिएक्शन होगी तो क्या क्या हो सकता है, आपको कैसा पता चलेगा, आपको कैसे पता होगा कि कोई रिएक्शन हुई है? चेंज इन द स्टेट, यानी स्टेट चेंज हो जाएगी। जो आप सब्सटेंस ले रहे हो, रिएक्टेंट ले रहे हो रिएक्शन में, या तो, और स्टेट्स कितनी होती है? 3, सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। ये 3 स्टेज में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा चेंज इन कलर, हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या हो जाए, कुछ चेंज आ जाए। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है रिएक्शन के दौरान, और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। ये सारे चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे है केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है आपको। ठीक है, यानी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखोगे। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा तो आप, जैसे अपने पास में एक वर्ड इक्वेशन दे रखी है। वर्ड इक्वेशन का मतलब ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी आपने मैग्नीशियम ली थी वहाँ पे और ऑक्सीजन ली, और जब बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये जो आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये साइड कौन सी हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी LHS, और ये साइड हो जाएगी RHS। ठीक है, RHS साइड, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, जब भी कोई एक से ज़्यादा रिएजेंट होगी तो बीच में कौन सा चिन्ह लगाओगे, सिंबल लगाओगे, साइन लगाओगे प्लस का, यहाँ पे एरो। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोडक्ट भी 1 से अधिक हो तो फिर मैक्सिमम हो तो फिर आप उसमें प्लस का चिन्ह लगा दोगे, प्लस का साइन लगा दोगे। ठीक है, तो जब आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी तो कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम प्लस O2 से रिएक्शन का साइन, एरो का साइन लगाओगे, फिर क्या बनाओगे, MgO। तो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई केमिकल रिएक्शन। उससे पहले आपने लिखी थी वर्ड में, और ये है सिंबल में। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये रिएक्शन में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस रिएक्शन को जब आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ है, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, काउंट में कितने एटम है, 1। ठीक है, और यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1। ठीक है, दोनों तरफ कितना है, 1। तो मैग्नीशियम बैलेंस है, दोनों तरफ इक्वल है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम है, जबकि यहाँ पे कितना है, 2। तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। लास्ट क्लासेज में आपने लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये बोलता है कि जितना आपने रिएक्शन में मास पार्टिसिपेट करेगा उतना ही मास क्या होगा, बनेगा। यानी मास क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल, जितना मास आपने इधर लिया उतना ही मास इधर होगा। दूसरे वर्ड्स में अपन बोल सकते हैं, जितने आपने एटम इधर लिए हैं उतने ही एटम्स क्या होंगे, इधर होंगे। ठीक है, ये जो लॉ है, इस लॉ को अपन बोलते हैं मास कंजर्वेशन। और मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी मास को ना तो आप ख़त्म कर सकते हो ना उसको बना सकते हो। तो आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होगा। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है क्या, बैलेंस ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन को बैलेंस करना होगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने की मेथड अपन पढ़ेंगे। अब जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसको अपन बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, जब तक वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, और जब उसको बैलेंस कर दोगे तो बैलेंस्ड हो जाएगी। और बैलेंस क्यों करोगे, आपको बता दिया गया है कि मास कंजर्वेशन के लॉ के अनुसार, यानी जब आप बैलेंस लेते हो तो जिस तरफ जितना आपने रिएजेंट लिया है उतना ही तो प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उस बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं।
तो जब अपन को बैलेंस करना होगा तो देखो कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट, एक रिएक्शन है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होने पे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये पहले से बैलेंस तो नहीं है या फिर कितने एटम्स का डिफरेंस आ रहा है आपस में, उस चीज़ को आप कैलकुलेट करोगे। जैसे कि यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे जिंक की बात करते हैं तो जिंक यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। अच्छा ये साइड, दो साइड हो गई, ये हो गई LHS, कौन सी हो गई ये जो साइड है, ये साइड कौन सी हो गई LHS, और ये कौन सी हो गई RHS, ठीक है। ये LHS वाली हो गई और ये RHS वाली हो गई। तो LHS RHS इक्वल होने चाहिए। अब जब मैं आपको बताऊं कि LHS में देखो यहाँ पे जिंक कितना है 1, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख लिया, यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, यहाँ पे जिंक कितना है 1, तो यहाँ पे 1 ले लिया। अच्छा यहाँ पे H2SO4 में H2SO4 को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे कितना है 1, सल्फर कितना है 1, और यहाँ पे भी कितना है 1, सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, यानी ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है, कम्प्लीटली बैलेंस है। तो इसको अपन को बैलेंस करना ही नहीं है। तो फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कोई। अच्छा एक एग्जाम्पल और दे रखा है, मैं थोड़ा आपको डिटेल से देता हूँ इसको। ये देखो यहाँ इस रिएक्शन में अपन चेक करते हैं क्या है। अच्छा यहाँ पे आयरन की काउंट कितनी है, ये लो, आयरन कितना है 1, ठीक है। यहाँ पे आयरन कितना है 3, बैलेंस है क्या, नहीं हो सकता आगे आयरन, इसलिए देख लेते हैं। अच्छा आयरन तो है नहीं इसमें, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 1, और यहाँ पे कितनी है 4, बैलेंस नहीं, यानी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करोगे तो आप क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले जब आप बैलेंस करोगे इसको, तो अपन इसको क्या करते हैं, इसमें अपन को ये करना है कि एटम्स की काउंट इक्वल करनी है, तो मास ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला स्टेप बैलेंस करने का है कि आप इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसमें बंद कर दो बॉक्स में, ताकि आपको बॉक्स में इसलिए बंद करा अपन ने इसको, जो भी दे रखा है उसको, जैसे छोटे छोटे बॉक्स बना दिए, यहाँ पे अपन ने इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसको बॉक्स में बंद करा आयरन को, यहाँ बॉक्स में, यहाँ बॉक्स में, यहाँ बॉक्स में। बॉक्स में इसलिए बंद कराया क्या कि ताकि अपन को अंदर के जो नंबर्स है उसके साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं करनी है, उसके कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसलिए अपन ने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, तो हमने ये देख लिया यहाँ पे कितने एटम कहाँ पर है, ठीक है। जैसे अब अपन ने यहाँ पे लिख लिया कि आयरन का एटम यहाँ पे कितना है अपना, LHS साइड RHS साइड, LHS में कितना है 1, तो अपन ने 1 लिख लिया। यहाँ कितना है 3, तो अपन ने यहाँ पे कितना लिख लिया, राइट साइड में 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन 2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन तो क्या है बैलेंस है। फिर अपन ने क्या लिखा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है 4, तो अपन ने लिख लिया 1 4। अच्छा अब अपन ने लिख ली, अब अपन को ये करना है कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप उस एटम को बैलेंस करो जिसकी काउंट ज़्यादा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा काउंट किसकी है, ऑक्सीजन की। देखो इस साइड में तो ऑक्सीजन 1 है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। अच्छा ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं 4, और यहाँ पे कितना है 1, तो इधर इंक्रीज़ थोड़े ना करना है मेरे को, इंक्रीज़ कहाँ करना है LHS साइड में। तो मैं 1 के साथ क्या करूँ कि ये 4 हो जाए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई 4। जैसे मल्टीप्लाई 4 से करा तो ये कितने हो जाएंगे 4 हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितने कर दिए 4। जैसे ही मैंने 4 करा तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया मेरा, पर इसके चक्कर में हाइड्रोजन क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो, अब अगर मैं यहाँ 4 लगा रहा हूँ तो यानी ये 4 इस बॉक्स से कंप्लीट मल्टीप्लाई है, हर एक एलिमेंट से, हर एक एटम से। तो हाइड्रोजन के एटम से मल्टीप्लाई हुआ, हाइड्रोजन पहले से 2 था, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 8 हो गया। तो ऑक्सीजन 1 था पहले, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया।
पर अब हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो मेरे पास कितने हैं, 2 है। तो अब मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। तो इसको 8 करने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से। तो ये लो मैंने यहाँ पे भी 4 लगा दिया, ठीक है। अच्छा ये हो गया, पर अब कौन बच रहा है, आयरन। तो फिर मैं आयरन को बैलेंस करूँगा। आयरन यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितना है 1 है। तो फिर मैं यहाँ पे कितना लगा दूँगा, 3। अच्छा 3 आयरन, और ये देखो ये 3 आयरन। अब ये पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी के स्टेप्स में आगे बता रखे, उसके बारे में अपन देखते हैं। देखो स्टेप 2 में आपको जो चेंज करने हैं वो मैंने आपको बता दी है, वो चेंज करने हैं। जैसे आपने इसको चेंज करा फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, हाइड्रोजन को बैलेंस करा, इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैलेंस करा हुआ है आपका। पर अभी भी आयरन बैलेंस नहीं है और सब बैलेंस है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने लगा लोगे, 3, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। जैसे ये रिएक्शन अपने पास जो बैलेंस अब रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा जब रिएक्शन को लिखते हो तो आपने रिएक्शन को लिखना सीख लिया। लेफ्ट साइड में अपन को रिएक्टेंट लिखने हैं, राइट साइड में अपन को प्रोडक्ट लिखना है। और जब लेफ्ट साइड में अपन ने रिएजेंट लिखे हैं तो प्लस का साइन लगाया, यहाँ एरो का साइन लगाया, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के बीच में भी अगर एक 1 से मोर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे अपन किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ तक ही रिएक्शन को, फिर इसके बाद में अपन ने बैलेंस कर लिया। बैलेंसिंग को भी रिएक्शन को राइट डाउन करा, पहला स्टेप अपन ने इसको राइट डाउन करा, दूसरा बैलेंस करा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तीसरा स्टेप और होता है जब अपन रिएक्शन के साथ इसकी स्टेट अपन को लिखनी होती है कि जैसे आयरन है तो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, H2 कौन सी फॉर्म में है, Fe3O4 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कौन सी फॉर्म में है, और H2 कौन सी फॉर्म में है। तो वो लिखोगे, उसके बाद में रिएक्शन कंप्लीट होगी। उसके बाद में एक 4th स्टेप और होता है, उसके अंदर अपन कैटलिस्ट के बारे में लिखते हैं, यानी रिएक्शंस के लिए कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। तो देखो राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, अगला जो अपना यानी यहाँ पे अपन को सिंबल लिखने हैं, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। और सिंबल कौन कौन से हैं, ये रहे, गैस, लिक्विड, अच्छा सॉलिड के बारे में आप जानते हो। एक्वस ऐसा है, एक्वस के बारे में आपने सुना हो नहीं सुना हो, एक्वा का मतलब होता है वाटर, क्या होता है, वाटर, ठीक है। तो जब किसी एलिमेंट को वाटर में घोल के या उसमें मिक्स करके रिएक्शन में काम में लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आयरन है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में, वाटर कौन सी में है, गैस में, और Fe3O4 कौन सी में है, सॉलिड में, और गैस, हाइड्रोजन गैस में। अच्छा ये रिएक्शन होती है रस्टिंग की, आयरन की रस्टिंग होती है, जंग लगती है वहाँ होती है, क्योंकि आयरन सॉलिड होता है, वहाँ पे वाटर की जो ह्यूमिडिटी उससे रिएक्शन करती है और Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। ये रिएक्शन वहाँ पे काम में ली जाती है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है जब तक कि अपन इसमें कैटलिस्ट ना दिखा दें, ठीक है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं ये देखिए, एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, जो आपकी बहुत पहले पढ़ी हुई है, फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, और उसके अलावा क्या चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। और वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, लीव्स से मिलती है, वाटर रूट्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब सनलाइट होती है और पत्तियों में क्या पाया जाता है, लीव्स में क्लोरोफिल, तब यहाँ पे फूड का सिंथेसिस होता है। और ये फूड क्या होता है, ग्लूकोज, C6H12O6, ये सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो जब तक ये रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक कि इसके अंदर आप सनलाइट नहीं होगी या फिर क्लोरोफिल, दोनों में से एक भी कम होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए अपन को ये दोनों की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसे ही हम कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी कैटलिस्ट वो होते हैं
जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट कर रहा है, H2O पार्टिसिपेट कर रहा है और ये बन रहा है प्रोडक्ट। ये इसमें ऐड नहीं होते हैं, पर ये बाहर से इस रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, या फिर रिएक्शन होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें सपोर्ट करते हैं। वैसे ही एक और रिएक्शन अपन देखें तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैथेनॉल बनाता है। मैथेनॉल आता है कच्ची शराब में। ठीक है, जो कच्ची शराब होती है जिसकी वजह से लोग अंधे हो जाते हैं पी के, उसमें मैथेनॉल की क्वांटिटी होती है, इस वजह से ही वो हो जाते हैं ब्लाइंड। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कार्बन वाले चैप्टर में। इसके लिए अपन को कितना, इसके लिए क्या सिचुएशन रिक्वायरमेंट है, 340 ATM का प्रेशर। ठीक है, इतना प्रेशर होगा तब जाके ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन आगे की बात करेंगे, जिसके अंदर आपके सामने दे रखा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।